हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो हम चैप्टर वाइज और चैप्टर में टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं सारे न्यूमेरिकल्स। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर का सारे न्यूमेरिकल्स जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आए थे वो हम टॉपिक वाइज एक के बाद एक डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। अगर आप इस साल बोर्ड्स देने वाले हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम पहला प्रॉब्लम लिख चुके हैं बोर्ड पे। लेट्स स्टार्ट। An object has a charge of 1 coulomb and gains 5.0 into 10 to the power 8 electrons. The net charge of the object becomes। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्ज है 1 कूलम। ऑलरेडी 1 कूलम चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट है और उस ऑब्जेक्ट को और इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है? 5.0 into 10 to the power 18। इतना इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। तो टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट कितना हो गया हमें निकालना है। 1 कूलम चार्ज पहले से ही था, उसके साथ ऐड हो रहा है इतने सारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है ये सिर्फ हमें पता लगना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? 5.0 into 10 to the power 18। तो टोटल इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज मिल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन से चार्ज मिलता है 1.6 into 10 to the power -19 और इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन से इतना चार्ज मिल रहा है तो इतना इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज मिलेगा? नॉर्मल यूनिटरी मेथड, दैट इज 5.0 into 10 to the power 18। टोटल इतना चार्ज मिल रहा है इस इलेक्ट्रॉन से। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज 80 एंड this is 8 into 10 to the power -19 plus 18. So 8 into 10 to the power -1, that is 0.8 कूलम। तो यहाँ से हमें क्या लगेगा? पहले चार्ज था 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन से इतना चार्ज मिल गया तो इसको ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर हो जाएगा गलती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और उसका चार्ज भी नेगेटिव है। उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ये है, लेकिन पहले एक माइनस साइन होना जरूरी है। सो यहाँ पर एक माइनस साइन होगा। That's why we will get the charge -0.8 कूलम। पहले से चार्ज था 1 कूलम, that means +1 कूलम, और बाद में जो इलेक्ट्रॉन से चार्ज मिला वो -0.8 कूलम। सो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 1 कूलम प्लस -0.8 कूलम, राइट। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 - 0.8 कूलम, दैट इज 0.2 कूलम। ये आ जाएगा हमारा नेट चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई होप आप बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, लेकिन ये जो पॉइंट है यही ट्रिकी पॉइंट है और यहीं पर गलती होता है। और ऑप्शंस में आपको सारे पॉइंट दिए होंगे, अगर आप क्लास लेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शंस में ही रहेगा। तो यही बात है जो आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज द प्रॉब्लम इज वेरी इजी, राइट। तो अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी प्रॉब्लम में, राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे एक चार्ज है +q जो ओरिजिन से a डिस्टेंस दूर है, और y एक्सिस पे एक चार्ज है -q जो ओरिजिन से a डिस्टेंस दूर है। और यहाँ पर ओरिजिन पे एक चार्ज है q0 और क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज q0। इसका मतलब है ये जो दो चार्ज है -q और +q, उसके लिए इस q0 पे कितना फोर्स होगा। मतलब q0 जो चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस अदर 2 चार्जेस। ये है क्वेश्चन, ये हमें निकालना है। तो कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है ये, और कूलम्स लॉ में हमें पता है जो लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है वो अलोंग द लाइन ऑफ द जॉइनिंग काम करता है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये q0 पॉजिटिव चार्ज है और ये +q भी पॉजिटिव चार्ज है। सो दे विल रिपेल ईच अदर। सो +q विल रिपेल q0 अलोंग द लाइन ऑफ द जॉइनिंग, राइट। ये बन गया F + q, ओके। दैट इज द फोर्स ऑन q0 ड्यू टू द +q चार्ज। और ये जो -q चार्ज है ये नेगेटिव है और ये q0 जो है पॉजिटिव है। सो -q इस q0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा along their joining line, right? So this will be the force F
माइनस क्यू, और ये दो फोर्स के बीच में एंगल है 90 डिग्री। सो पहले इन दो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, F प्लस Q इसका मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स द फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू प्लस Q। तो हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है, अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय these charges is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। ये एप्सिलॉन नॉट होगा अगर ये एयर मीडियम और वैक्यूम में है, तो अगर किसी और मीडियम में है तो उसका परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देगा। ये R है द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, और ये जो Q1 एंड Q2 है ये सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ये चीज अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस है ये हम ड्रॉ किसके बेसिस में कर रहे हैं, चार्ज का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बेसिस पे हम ये फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब ओनली फोर्स का तब ओनली चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे। सपोज यहाँ पर हमें -2 कूलम और यहाँ पर हमें +1 कूलम दिया गया है, जब हम डायरेक्शन निकालेंगे तब ये प्लस माइनस कंसीडर करेंगे, लेकिन जब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालेंगे तब Q1 के जगह पर 2 लिखेंगे और Q2 के जगह पर 1 लिखेंगे, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कंसीडर करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना। तो इन दोनों के बीच का फोर्स जब निकालेंगे तब क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q, जस्ट इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है A, राइट, A स्क्वायर। ये बन गया मैग्नीट्यूड। जब ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे F माइनस Q, ये मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ चार्ज दो का मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट इज Q नॉट एंड Q डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A स्क्वायर, राइट। और ये जो दो फोर्स है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं और ये दो फोर्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री। सो तो वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर का एडिशन रूल अलग होता है, उसके हिसाब से हमें तो वेक्टर को ऐड करना है। सपोज 2 वेक्टर्स हैं, ये है A वेक्टर और ये है B वेक्टर, और इन दोनों के बीच के एंगल है 90 डिग्री। तब हमें इन दोनों का अगर ऐड करना है तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर स्क्वायर, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है सो A स्क्वायर, प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2AB cos angle between these two vectors that is 90 degree. Then A square plus B square, cos 90 का वैल्यू होता है 0, so this is 0. So resultant वेक्टर का वैल्यू आ गया A square plus B square. So यहाँ पर हमें निकालना है resultant फोर्स, इन दोनों का resultant फोर्स क्या आ रहा है, ये जो दो फोर्स है इसका resultant फोर्स क्या आ रहा है। So the resultant फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली होगा F प्लस Q इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F माइनस Q इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। और जो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स होगा, अगर इसको हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं तो ये वाला होगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। इस क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं पूछा गया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है। सो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। अब देख पा रहे हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सपोज हम इसको F लिख लेते हैं और इसको भी F लिख लेते हैं। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, सो यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर 2F स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रूट 2F। F का मैग्नीट्यूड क्या है, ये वाला। सो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया रूट 2 Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसके लिए ये प्रॉब्लम करने के लिए आपको अच्छे तरीके से कूलम्स लॉ आना चाहिए। कूलम्स लॉ का जो बेसिक्स है कि कैसे वर्क करता है, अलोंग डायरेक्शन कैसा होता है, और वो जो मैंने बात बताई कि मैग्नीट्यूड जब निकालना है तो चार्ज का ओनली मैग्नीट्यूड ही लेना है, और जब फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तब चार्ज का जो साइन है वो कंसीडर करना है। ये सारी चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, और वेक्टर एडिशन कैसे होता है ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, देन ये प्रॉब्लम
आप आसानी से कर सकते हो। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ये जो सारे प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ये सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस करते रहना ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। यहाँ पर f का वैल्यू में 1/4πε0 भी है, सो यहाँ पर 1/4πε0 भी होगा। किसी किसी जगह इस 1/4πε0 को k भी लिखा जाता है, राइट। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ये जो फिगर है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर है जिसका ईच साइड d है, ओके। और इस स्क्वायर के ये दो एंड पॉइंट है और ये जो x एंड z पॉइंट है ये साइड्स के मिडिल पॉइंट है, ओके। सो हम ये जो डिस्टेंस है ये हो गया d/2 और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया d/2। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस है d/2, ये वाला डिस्टेंस है d/2 और ये चारों पॉइंट में प्लस q चार्ज है। ये जो x y z w ये जो चार पॉइंट है इस चार पॉइंट में प्लस q चार्ज बैठा हुआ है। और क्वेश्चन में बोला गया है फोर्स ऑन z, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन x बाय w F है। जो फोर्स W दे रहा है Z के ऊपर, फोर्स ऑन X ड्यू टू W, फोर्स ऑन X बाय W, फोर्स ऑन X बाय W ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू है F। दिस इज गिवन और हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट W ऑन Z। Z के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू W, ये हमें निकालना है। X के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू W, वो दिया हुआ है F। X के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू W, ये दिया हुआ है F। हमें पूछा गया है Z के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, Z के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू W, ये हमें निकालना है। तो पहले X के ऊपर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला कैसा होता है कूलम लॉ से, वो लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन X ड्यू टू W, सो हम लिख रहे हैं XW, फोर्स ऑन X ड्यू टू W, राइट। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/4πε0। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है प्लस Q और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है प्लस Q, सो ये हो जाएगा Q। ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज हमें लेना है Q। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d/2, सो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर d स्क्वायर और ये बाई 2 स्क्वायर दैट इज 4, सो ये 4 इधर पर आ जाएगा, राइट। और इसका ही वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज F। इसका ही वैल्यू हमें बोल दिया गया है प्रीवियसली जो हम अभी निकाले हैं, तो ये है हमारा F। अभी हमें निकालना है कि W Z के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। ये निकालने के लिए हमें देखना है कि ये जो लाइन है ये भी D है, राइट। और इसका ये Z और W को जो कनेक्ट कर रहा है इस लाइन का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, राइट। सो इसको नाम, ये W है, ये X है, ये Z है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं ZX इज इक्वल्स टू ये वाला जो लेंथ है ये है D और ये वाला जो लेंथ है सपोज इसका नाम A दे देते हैं, AZ जो है ये है d/2। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जो WX है ये साइड ये भी d/2 है, राइट। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम ले रहे हैं दैट इज WXZ, तो यहाँ से हम ये हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम लिख रहे हैं कि WZ इसका जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल्स टू WX स्क्वायर प्लस XZ स्क्वायर, दैट इज WX स्क्वायर प्लस XZ स्क्वायर, राइट। हो गया। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा WZ का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू WX है d/2, XZ है D, तो d/2 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर दैट इज D स्क्वायर बाई 4 प्लस D स्क्वायर। WZ का होगा यहाँ पर रूट ओवर लग जाएगा, सो दिस इज 4D स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर, इसके ऊपर रूट दैट इज 5D स्क्वायर बाई 4, इसके ऊपर रूट, सो रूट ओवर 5D डिवाइडेड बाई 2। ये बन गया ये वाला डिस्टेंस रूट ओवर 5D डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो अभी हमें फोर्स निकालना है,
कौन सा फोर्स निकालना है? फोर्स ऑन z ड्यू टू w, फोर्स ऑन z ड्यू टू w, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो वो क्या होगा 1/4πε0, z और w में चार्ज है प्लस क्यू, सो ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, सो √5d/2 होल स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से आ जाएगा q²/4πε0, ये 2 स्क्वायर नीचे है तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 होता है और ये वाला d स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमें जो फोर्स निकालना है ये लिख के हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें F दिया गया है और ये जो फोर्स हमें निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ F ही निकालना है, क्योंकि जो 4 ऑप्शंस है जो आप थंबनेल पे देख सकते हैं, जो 4 ऑप्शंस है वो 4 ऑप्शंस F से दिया हुआ है, राइट। सो हमें इन टर्म्स ऑफ F इस वैल्यू को निकालना है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम लिख चुके थे दैट इज F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 4q²/d², राइट। सो यहाँ से हम q²/d² का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, और हम निकाल सकते हैं कि q² डिवाइडेड बाई 4πε0d², इसका वैल्यू है F/4, राइट। यहाँ से ये निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि q² 1/4πε0d², ये सारी चीज यहाँ पर भी है, q² डिवाइडेड बाई 4πε0d², ये वाली चीज यहाँ पर है, तो जो चीज को हम सर्कल किए हैं उसका वैल्यू क्या है? F/4, राइट। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके जगह, इस पूरे चीज की जगह F/4 क्या था, बच गया ये वाला 4 और ये वाला 5, ये बच गया, सो 4/5, 4 कैंसिल आउट, F/5। सो हमें ये फोर्स हम निकाल चुके हैं ये फोर्स इन टर्म्स ऑफ F, राइट। सो दिस विल बी आवर आंसर। ये चीज करने के लिए आपको कूलम्स लॉ अच्छे से आना चाहिए, और ये जो हम पिथागोरस लगा के लेंथ निकाल रहे हैं ये चीज भी समझ में आना चाहिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई भी डाउट है देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में, वो सारे क्वेश्चन CBSE के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, वही हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। Two identical conducting balls A and B have charges -q and +3q. दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स हैं A and B. A का चार्ज है -q, B का चार्ज है +3q. ओके, they are brought in contact with each other and then separated by a distance d. इन दोनों बॉल्स को एक बार कांटेक्ट में लेके आना है. They will touch each other, A and B, and then they are separated by a distance d. After contact, they are separated, A and B are separated by a distance d. Okay, हमें निकालना है find the nature of the Coulomb force between them. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज जानना जरूरी है। अगर दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स हैं, बॉल या और कोई भी शेप हो सकता है, शेप आइडेंटिकल होना चाहिए, डायमेंशन, वॉल्यूम सारे आइडेंटिकल होना चाहिए, मटेरियल भी सेम होना चाहिए, और दो बॉल्स कंडक्टिंग भी होना चाहिए। ऐसे दो आइडेंटिकल बॉल्स अगर कांटेक्ट में आते हैं तो इन दोनों का चार्ज आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पर चार्ज है -q, यहाँ पर +q, तो ये दो जब कांटेक्ट में आएगा इसका टोटल चार्ज क्या बन जाएगा? -q + 3q, ये बन जाएगा इसका टोटल चार्ज। एक का चार्ज है -q और एक का चार्ज है +3q, ये बन जाएगा इसका टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज हो जाएगा +2q। ये जो नेट चार्ज हो गया A और B सिस्टम का, ये हो गया जब ये कांटेक्ट में आएगा। इसके बाद जब इसको दूर भेजा जाएगा ये टोटल चार्ज इन दो बॉल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अगर दो कंडक्टिंग बॉल्स कंप्लीटली आइडेंटिकल हो, मटेरियल, शेप, वॉल्यूम सब कुछ आइडेंटिकल हो, तो इन दोनों को कांटेक्ट में लाने से इन दोनों का जो टोटल चार्ज होता है वो इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो टोटल चार्ज है +2q, ये अगर दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इसमें आ जाएगा +q, इसमें आ जाएगा +q। Now they are separated by a distance d. हमें निकालना है what is the nature of the Coulomb force between them. इन दो बॉल अभी +q चार्ज लेके हैं तो लाइक चार्जेस हैं, so now they will repel each other.
सो नेचर ऑफ द फोर्स पता लगाने के लिए बोला है रिपल्शन फोर्स, राइट? दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट है राइट इन द कमेंट सेक्शन। हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये दो चार्ज बॉल है और ये जो वायर से ये सस्पेंडेड है, ये दो इंसुलेटिंग थ्रेड्स है जिससे ये सस्पेंडेड है, और ये जो इंसुलेटिंग थ्रेड्स है इसका लेंथ भी इक्वल है। क्वेश्चन में पूछा गया है अगर इन दोनों के बीच एक प्लास्टिक शीट को एंटर कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट होगा। ओके, अगर प्लास्टिक शीट ना रहे, सिर्फ ये एक एयर मीडियम और वैक्यूम में रहे, इसका दोनों का चार्ज सेम है और इन दोनों का डिस्टेंस सपोज d ले लेते हैं, तो अगर एयर में होगा तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q स्क्वायर, q इंटू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिस्टेंस d है, सो ये हो जाएगा d स्क्वायर, राइट? दिस विल बी द फोर्स। अब आ जाएगा कि अगर यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट को एंटर कर दिया जाए तो क्या होगा। प्लास्टिक जो है कि इंसुलेटिंग मटेरियल है, अगर इसको एंटर कर दिया जाए तो जो नया फोर्स आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k। ये जो k है ये इसका रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक k आ जाएगा ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ प्लास्टिक शीट, और चार्ज सेम रहेगा और डिस्टेंस भी सेम रहेगा। हमें पता है जो इंसुलेटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, और यहाँ पर जो भी इंसर्ट कर दिया जाए, चाहे वुड इंसर्ट कर दो, वाटर इंसर्ट कर दो और प्लास्टिक इंसर्ट कर दो, कुछ भी इंसर्ट कर दो, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1, और डिनोमिनेटर में एक ऐसा क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स f डैश विल बी लेस देन f। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है मतलब टोटल क्वांटिटी घट रहा है, सो व्हेन द प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन दिस टू बॉल्स द फोर्स बिटवीन देम विल बी रिड्यूस्ड, यही इफेक्ट होगा। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये जो प्रॉब्लम हम दिखा रहे हैं वो सारे सीबीएसई का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। Two identical charge plus q is separated by a distance 2 meter in air. A third charge plus q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining. ये जो लाइन है इसके बीच में एक चार्ज q बैठा रहा है। इस q चार्ज प्लस q नहीं है, इसका नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों ही पता नहीं है। The charge such that in the system remains in equilibrium. A third charge q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium. Find the position and the nature of capital Q. तो ये प्रॉब्लम का मतलब ये है कि दोनों प्लस q प्लस स्मॉल q चार्जेस हैं जो 2 मीटर अपार्ट है और ये एयर में है, और इन दोनों के बीच एक चार्ज कैपिटल Q को हमें प्लेस करना है। उस कैपिटल Q का नेचर मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमें पता नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन इस प्लस क्यू का ऐसा एक मैग्नीट्यूड और नेचर होना चाहिए ताकि इसको प्लेस करने के बाद ये पूरा जो सिस्टम हो वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो प्लस क्यू, ये जो कैपिटल क्यू है ये प्लस क्यू होगा या माइनस क्यू होगा ये हमें देखना है, और साथ साथ हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ऐसा एक मैग्नीट्यूड और नेचर होना चाहिए ताकि इसको अगर हम यहाँ पर प्लेस करें तो ये पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में थके। तो इक्विलिब्रियम में रहने का जो बेसिक रूल होता है वो है पूरे सिस्टम पे फोर्स 0 होना चाहिए, तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है। सपोज ये चार्ज अगर प्लस क्यू निकला तो क्या होगा, ये दोनों तो पहले से ही प्लस स्मॉल क्यू है, इसका नेचर हमें पता नहीं था, मैं प्लस दे के देख रही हूँ क्या होता है। अगर ये प्लस हो गया तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा और ये स्मॉल क्यू भी इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर इस तरफ एक रिपल्शन फोर्स लगेगा, और ये जो प्लस क्यू है इसको ये दोनों भी रिपेल करेगा, राइट, और ये इसको रिपेल करेगा। ये जो प्लस क्यू है ये कैपिटल प्लस क्यू को रिपेल करेगा, और ये जो प्लस क्यू है ये इस कैपिटल को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगर ये कैपिटल क्यू जो है वो अगर पॉजिटिव होता है तो ये
तो ये न्यूट्रल में चला गया। इसके ऊपर तो नेट फोर्स 0 हो सकता है क्योंकि दो फोर्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, लेकिन इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 होने की कोई चांसेस नहीं है क्योंकि जो दो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमें 0 नहीं मिलेगा। और इसके ऊपर भी जो दो फोर्स लग रहे हैं ड्यू टू दिस एंड दिस, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो ये दो भी ऐड हो जाएगा। तो पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं जा रहा है, सिर्फ ये प्लस क्यू इक्विलिब्रियम में जा रहा है। अभी हमें देखना है अगर इसको प्लस ना करके हम इसको माइनस करें तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है या नहीं रहता है, वो अभी हमें चेक करना है। सपोज इसको हम माइनस क्यू करके देखते हैं। अगर ये माइनस क्यू हो गया तो ये जो हमारा प्लस स्मॉल क्यू है ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो प्लस स्मॉल क्यू है ये भी इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। हो गया। नेक्स्ट इसके ऊपर ये जो प्लस क्यू है इसको ये प्लस क्यू रिपेल करेगा, लेकिन ये वाला माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा। अब आते हैं इस चार्ज पे, ये जो प्लस क्यू है इसको ये वाला प्लस क्यू रिपेल करेगा, लेकिन इस प्लस क्यू को इस माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा। अभी हम देख पा रहे हैं ये जो तीनों चार्जेस हैं ये तीनों के इक्विलिब्रियम में रहने की एक पॉसिबिलिटी हो जाती है अगर ये कैपिटल क्यू नेगेटिव हुआ तो इसका नेचर हमें पता चल गया, ये कैपिटल क्यू नेगेटिव ही होना है अगर पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है तो एक आंसर हमें मिल गया, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कैपिटल क्यू, दैट इज नेगेटिव। अब हमें सेकंड निकालना है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कैपिटल क्यू। इस कैपिटल क्यू को तो हम प्लेस कर दिए हैं, लेकिन यहाँ इसको कहाँ प्लेस करें तब इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा, वो पोजीशन अभी हमें निकालना है। सपोज इस कैपिटल क्यू को हम x डिस्टेंस की दूरी पर प्लेस करते हैं, तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये पूरा 2 मीटर था, ये x मीटर है, तो ये 2 माइनस x मीटर हो जाएगा, राइट। सो पहला वाला जो फोर्स हमें मिलेगा इस माइनस कैपिटल क्यू पे ड्यू टू दिस वन, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, जब हम कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तब ओनली हम चार्ज को मैग्नीट्यूड जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं पहले की प्रॉब्लम्स जो कूलम्स लॉ का करवा चुकी हूँ उसमें भी बोल रही थी कि जब हम कूलम फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं तब हमको चार्ज का जो साइन है, नेचर है, उसको कंसिडर करना है, लेकिन जब हम कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तब ओनली हमें चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उनको ही मल्टीप्लाई करना है, तब हमें साइन नहीं लेना है। ओके, सो प्लस क्यू का क्यू लेंगे और माइनस क्यू का क्यू लेंगे। सो इस कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, राइट। इन दोनों का डिस्टेंस है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। और जो सेकेंड फोर्स है दैट इज द फोर्स ड्यू टू दिस वन ऑन दिस, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 माइनस एक्स, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो तभी तो ये माइनस क्यू जो है वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो सकता है। अगर इस F1 F2 के बीच में एक बड़ा एक छोटा हो तो इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा। बैलेंस फोर्स तभी आ सकता है और इक्विलिब्रियम तभी अटेन कर सकता है जब ये F1 और F2 इक्वल हो जाए, राइट। सो इसका जो कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम में है, सो F1 और F2 इक्वल होना है। सो हम लिख सकते हैं 1 इक्विलिब्रियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ by x square is equals to 1/4 pi epsilon naught QQ divided by 2 minus x square. So यहाँ से ये जो क्वांटिटी है, सॉरी x स्क्वायर नहीं कटेगा, ये जो क्वांटिटी है ये कट जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा 2 minus x square is equals to x square, right? So यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 minus x is equals to plus minus x after doing square root. सो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस एक्स और एक इक्वेशन आएगा 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। सो दिस इज माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2, दैट इज माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2। फ्रॉम हियर वी विल गेट x इक्वल्स टू 1 मीटर और यहाँ से हमें मिलेगा माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2। तो इस इक्वेशन का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। x इक्वल्स टू 1 मीटर। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द चार्ज माइनस क्यू, ये इस लेफ्ट हैंड के चार्ज से
1 मीटर की दूरी पर रहेगा। ओके और इसका नेचर होगा -1 मीटर की दूरी पर रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। तो जो दो चार्जेस था हमारा प्लस स्मॉल क्यू, इन दोनों के बिल्कुल बीच में रहेगा ये हमारा -Q। दैट विल बी द आंसर। ये जो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आती रहे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।